हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, जो कि हमारा जो सब्जेक्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स, इसका लास्ट सेगमेंट होगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हम अभी तक कवर कर चुके हैं जो न्यूक्लियाई प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस को हम कवर कर चुके हैं। उसके अलावा रेडियो एक्टिव डिके हम देख चुके हैं, उसके ऊपर इनके ऊपर हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। और आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को देखेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्शन की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शंस होते क्या हैं। तो जब जो पार्टिकल्स हैं, इंसिडेंट पार्टिकल लाइक अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का बॉम्बार्डमेंट कराया जाता है एक हैवी न्यूक्लियाई। मान लो ये हमारे पास एक टारगेटेड न्यूक्लियाई है। इस टारगेटेड न्यूक्लियाई एक्स पर मैं बॉम्बार्डमेंट करा रहा हूँ, या तो इधर इट इज़ अल्फा पार्टिकल, इधर इट इज़ प्रोटॉन और इधर इट इज़ न्यूट्रॉन। इनका मैं बॉम्बार्डमेंट इस पर करा रहा हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट न्यूक्लियाई मिलेंगे। तो दो से ज़्यादा हल्के प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बन जाते हैं, यानी कि ये बड़ा वाला जो न्यूक्लियस है ये टूट जाएगा छोटे न्यूक्लियस के अंदर, या फिर इसकी जो शेप और स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शंस अलग अलग तरह की हो सकती हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं इलास्टिक स्कैटरिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। इलास्टिक स्कैटरिंग इज समथिंग लाइक इलास्टिक कॉलिजन। जिस तरह से इलास्टिक कॉलिजन की जब हम बात करते हैं तो उस इलास्टिक कॉलिजन के अंदर जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, और इसी तरह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व रहती है। तो यहाँ पर भी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगी उनमें जो बेसिक लॉज हैं फिजिक्स के वो लगेंगे, यानी कि यहाँ पर कंजर्वेशन होगा लीनियर मोमेंटम का, यहाँ पर कंजर्वेशन होगा एंगुलर मोमेंटम का, यहाँ पर कंजर्वेशन होगा एटॉमिक मास का, यहाँ पर कंजर्वेशन होगा चार्ज का। मतलब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है उनमें कौन कौन से कंजर्वेशन होते हैं, तो जितने भी कंजर्वेशन होते हैं, वेदर इट इज चार्ज कंजर्वेशन, वेदर इट इज एटॉमिक मास कंजर्वेशन, वेदर इट इज मोमेंटम कंजर्वेशन, वो सारे के सारे कंजर्वेशन यहाँ पर वैलिड होते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं इलास्टिक स्कैटरिंग, दैट मीन्स कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। मतलब कि जो हम पढ़ते हैं मोमेंटम में, टक्कर के पहले की जो काइनेटिक एनर्जी है बराबर टक्कर के बाद की, यानी कि नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसी जो स्कैटरिंग है उसको हम क्या नाम देते हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग। एग्जाम्पल के लिए यहाँ अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई गई है 79 AU 197 पर। आप देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट जो न्यूक्लियाई है उसमें किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं है, तो इसको हम नाम देते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। इन केस अगर काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाता है, देन इन दैट केस जो स्कैटरिंग है उसको हम नाम देते हैं इन इलास्टिक स्कैटरिंग। आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर मैंने एक प्रोटॉन का बॉम्बार्डमेंट कराया है, उनके ऊपर प्रोडक्ट निकला है। उस प्रोडक्ट में जो है फिर लास्ट में जब ये डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसइंटीग्रेट किस फॉर्म में हुआ, गामा फोटोन को एमिट करके ये डिसइंटीग्रेट हो गया। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस है एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो इस तरह की जो रिएक्शन है उसको हम नाम देते हैं इनलास्टिक स्कैटरिंग। आगे बात करें तो आगे हमारे पास नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिव कैप्चर। रेडियो एक्टिव कैप्चर इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस इन बीटा पार्टिकल डिके। जो हमने बीटा एमिशन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था बीटा माइनस डिके, बीटा प्लस डिके और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो ये ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है वो एक जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसको एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ देर रखने के बाद वो गामा फोटोन के रूप में एमिट करके और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कार्बन है, कार्बन ने प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके वो किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन में। फिर कुछ देर बाद वो गामा जो फोटोन है उसको उसने एमिट किया और वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो ऐसा जो रिएक्शन है उसको हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव कैप्चर। देन उसके बाद आता है फोटो डिसइंटीग्रेशन। तो फोटो डिसइंटीग्रेशन में ड्यूट्रियम का जो एक न्यूक्लियाई है उस पर गामा फोटोन का बॉम्बार्डमेंट कराया जाता है। गामा फोटोन का बॉम्बार्डमेंट कराया तो ये जो ड्यूट्रियम है अपने कंपोनेंट्स के अंदर डिसइंटीग्रेट हो गया। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, एक हो गया हीलियम और एक हो गया हाइड्रोजन, सॉरी, और एक हो गया न्यूट्रॉन। तो अपने कंपोनेंट्स में ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो इसको हम नाम देते हैं फोटो डिसइंटीग्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रिपिंग रिएक्शन। स्ट्रिपिंग रिएक्शन का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन का बॉम्बार्डमेंट कराया Cu63 पर, तो इसमें क्या होगा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं Cu64 बन गया, यानी कि इसका कुछ पार्ट जो इंसिडेंट पार्टिकल है, इस इंसिडेंट पार्टिकल का कुछ पार्ट इसने एब्जॉर्ब किया और बाकी इंसिडेंट पार्टिकल एज इट इज जो है उस प्रोसेस से बाहर निकल गया। यहाँ पर बाहर निकल गया 1H1, यहाँ था 1S2, तो इसका कुछ पार्ट यहाँ एब्जॉर्ब हो गया और कुछ पार्ट बाहर निकल गया। तो अगर ऐसी रिएक्शन है तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं स्ट्रिपिंग रिएक्शन। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आती हैं वो आती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। फ्यूजन का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा जो छोटे न्यूक्लियाई हैं वो कंबाइंड होकर एक हैवियर न्यूक्लियाई बना देते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन।
न्यूक्लियर फिजन का मतलब है जब एक हैवी न्यूक्लियाई पर बॉम्बार्डमेंट कराया जाता है न्यूट्रॉन्स का या गामा रेज का, तो वो अपने फ्रेगमेंट्स में, अपने जो कंपोनेंट न्यूक्लियाइज हैं उनमें ब्रेक हो जाते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन इज अ प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियाई लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम आर bombardment by neutrons और gamma rays split into the टू फ्रेगमेंट्स और ऑफ कंपेरेबल मास। यहाँ पर जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनका जो मास है वो कंपेरेबल होता है हैवी न्यूक्लियाई के, सॉरी, उनका जो मास है वो आपस में कंपेरेबल होता है, मतलब दो या दो से ज़्यादा जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उनके जो मास है वो कंपेरेबल होते हैं। जितने भी न्यूक्लियाई हैं जिनका एटॉमिक मास नंबर 160 से ज़्यादा है ना, 160 से ज़्यादा जितने भी जिनका एटॉमिक मास नंबर 160 से ज़्यादा है वो एनर्जेटिकली पार्टिसिपेट करते हैं, वो ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस में। ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक मास नंबर 160 से ज़्यादा है तो वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। एनर्जी जो इसमें रिलीज होती है उसको हम क्यू वैल्यू से डिनोट करते हैं। क्यू वैल्यू क्या होता है थोड़ा आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो क्यू वैल्यू निकलती है उसकी वैल्यू लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि एक TNT ट्राई नाइट्रोटॉलुइन बॉम्ब की जो 20,000 वोल्ट की जो एनर्जी होती है उसके लगभग बराबर होती है ना। तो इतनी हैवी एनर्जी जो है, इतनी हाई एनर्जी जो यहाँ पर रिलीज होती है, इसलिए जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है इसका यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में और एटम बम में। क्वेश्चन इसमें ये पूछ लिया जाता है न्यूक्लियर फिजन के एग्जाम्पल क्या है, कहाँ पर यूज की जाती है। तो एक हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका यूज किया जाता है, एटम बॉम्ब में यूज किया जाता है। कितनी वैल्यू ऑफ एनर्जी यहाँ पर कम से कम निकलती है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से निकल रही है, जब यूरेनियम पर बॉम्बार्डमेंट होता है न्यूट्रॉन का यूरेनियम पर बॉम्बार्डमेंट होता है तो जो एनर्जी निकलती है जिसको क्यू वैल्यू कहते हैं उसकी वैल्यू होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। एक क्वेश्चन ये निकलेगा कि कौन से न्यूक्लियस ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में। तो ऐसे न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक मास नंबर 160 से ज़्यादा होता है वो पार्टिसिपेट करते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के लिए और बात अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स व्हीलर थ्योरी स्पॉन्टेनियस फिजन रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस फिजन मतलब एकदम से फिजन रिएक्शन हो जाए, तो वो कब पॉसिबल है, जब Z² की वैल्यू 50 से ज़्यादा हो। Z² की वैल्यू 50 से ज़्यादा होगी तो उस केस में स्पॉन्टेनियस फिजन रिएक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के बारे में आपको ये मेन इंपॉर्टेंट मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है। इसकी एनर्जी की, कहाँ इसका यूज होता है, होती क्या है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, है ना, और कौन से न्यूक्लियाई इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बोहर व्हीलर के अकॉर्डिंग इसका स्टेटमेंट क्या है। फिर बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब जब जो छोटे न्यूक्लियाइज कंबाइंड होकर बड़ा न्यूक्लियाई कंस्ट्रक्ट कर देंगे, फॉर्म कर देंगे, तो उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, जो कि कंपैरेटिवली कम है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के कंपैरिजन में। यहाँ पर छोटे न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन, हीलियम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक बड़ा न्यूक्लियाई बना रहे हैं। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक मास नंबर 20 से कम है, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक मास नंबर 20 से कम है वो जनरली पार्टिसिपेट करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में, ठीक है। द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई जो भी बनेंगे उनकी जो एनर्जी है वो लार्जर देन होगी एनर्जी ऑफ लाइटर। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई इज लार्जर देन द एनर्जी ऑफ द जो कंबाइंड, जो एनर्जी ऑफ कंबाइंड जो बना है, मतलब प्रोडक्ट न्यूक्लियाई जो दोनों को कंबाइंड करके जो बना है ना, उनके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। न्यूक्लियर फिजन का कहाँ एप्लीकेशन है, तो न्यूक्लियर फिजन का यूज़ होता है हाइड्रोजन बम बनाने में, इसका यूज़ होता है ज़्यादा। उसके अलावा इसका जो यूज़ होता है स्टार्स, तारे होते तारे, तो तारों के अंदर भी लगातार कौन सी प्रोसेस चलती रहती है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस चलती रहती है। यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन के कुछ रिएक्शंस दिखाई गई हैं, जैसे हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हुआ 1H2 बना, यहाँ पर निकला इलेक्ट्रॉन प्लस और ये निकला न्यूट्रिनो, और एनर्जी जो रिलीज हुई 0.42। इसी तरह यहाँ पर अलग अलग रिएक्शंस लिखी हुई हैं जो आप देख सकते हैं। जब फ्यूजन प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को अचीव किया जाए टेम्परेचर को इंक्रीज करके, जब न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को टेम्परेचर को बढ़ाकर अचीव किया जाए, सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाकर, तो जो पार्टिकल्स है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है ना। जब उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई टेम्परेचर के, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट होती है उनके बीच में जो कूलम इंटरेक्शन होता है उसको ओवरकम करने के लिए। तो दिस काइनेटिक एनर्जी इज सफिशिएंट टू ओवरकम द कूलम रिपल्सिव बिहेवियर। और ऐसी जो
फ्यूजन रिएक्शन होती है उसको हम नाम देते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। ऐसी जो फ्यूजन रिएक्शन होती है उसको हम नाम देते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी आउटपुट इन द इंटीरियर ऑफ स्टार्स। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्टार्स में, स्टार के आंतरिक सतह पर जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या होता है, तो वो एनर्जी का सोर्स कौन सी रिएक्शंस होती है, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती क्या है, ऐसी रिएक्शंस जिसमें सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाकर जो है काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया जाता है, तो ऐसी जो रिएक्शंस है उसको हम कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फिर यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है कि कौन से न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं थर्मोन्यूक्लियर जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, तो उसमें जिनका एटॉमिक मास नंबर 20 से कम है वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में। एनर्जी कितनी यहाँ पर रिलीज होती है, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है अप्रॉक्सीमेटली 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि हमने देखा कि न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी है वो अराउंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास निकल रही थी। फिर एक बात करें, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू क्या होती है, हमारे पास कोई पेरेंट न्यूक्लियाई है या एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, इस पर मैंने बॉम्बार्डमेंट कराया, इंसिडेंट पार्टिकल जो है वो ए है, इन दोनों को हमने पेरेंट की कैटेगरी में रखा है। प्रोडक्ट बन गया हमारे पास बाई बी इज अ डॉटर न्यूक्लियाई और बी एक एमिटेड पार्टिकल है, क्यू का मतलब है एनर्जी। तो ये कैपिटल बी और स्मॉल बी बेसिकली प्रोडक्ट हैं और स्मॉल ए और कैपिटल ए क्या है, पेरेंट है। तो अगर इनकी मेरे को क्यू वैल्यू निकालनी है एटॉमिक मास के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, एम ए, मतलब जो पेरेंट है उनके एटॉमिक मास में से मैंने माइनस कर दिया जो प्रोडक्ट है उनके एटॉमिक मास को, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, एनर्जी आएगी किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको मैंने लिख दिया क्यू वैल्यू। अगर मेरे को बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में एनर्जी लिखनी है तो मैं प्रोडक्ट की जो बाइंडिंग एनर्जी है उसमें से पेरेंट की जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको माइनस करूंगा। अगर मेरे को इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखना है तो जो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है उसमें से मैं पेरेंट की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको माइनस करूंगा। फिर अगर इस क्यू वैल्यू की वैल्यू जो क्यू है इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है, 0 से ज़्यादा आती है तो मतलब पॉजिटिव आती है, तो जो रिएक्शन होगी उसको हम नाम देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक्सॉर्जिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक्सॉर्जिक रिएक्शन, मतलब यहाँ पर जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा। प्लस का साइन होने का मतलब है कि ये रिएक्शन तभी कंप्लीट होगी जब इसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी। प्लस का मतलब है यहाँ से एनर्जी बाहर निकल रही है, तो अगर Q पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन तभी कंप्लीट होगी जब इसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी या एनर्जी एवॉल्व इन द रिएक्शन। इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक और एक्सॉर्जिक, इसको ध्यान रखना। अगर Q की वैल्यू लेस देन 0 है तो जो रिएक्शन है उसको हम नाम देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन और एंडोर्जिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक और एंडोर्जिक, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस। यहाँ पर वैल्यू माइनस आ गई, इसका मतलब रिएक्शन में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एनर्जी कंज्यूम करी जाएगी, कंजम्पशन होगा एनर्जी का और एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, है ना। तो ऐसी जो रिएक्शन जिसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है क्यू की उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक और एंडोर्जिक रिएक्शन। फिर जो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसकी स्टार्टिंग के लिए एक इंसिडेंट पार्टिकल के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए पार्टिकल के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, तो द मिनिमम एनर्जी वैल्यू टू स्टार्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, मिनिमम एनर्जी वैल्यू ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल टू स्टार्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए पार्टिकल, इंसिडेंट पार्टिकल के पास जो मिनिमम एनर्जी होती है उसको हम नाम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। उस वैल्यू को हम नाम देते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी की वैल्यू होती है E इक्वल्स टू क्यू का मॉड है। मॉड का मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, 1 प्लस स्मॉल एम एक्स अपॉन कैपिटल एम एक्स। स्मॉल कैपिटल एम एक्स का मतलब है पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई, और स्मॉल एम एक्स का मतलब है इंसिडेंट पार्टिकल, इंसिडेंट पार्टिकल। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें थी और क्वेश्चंस जो इनके ऊपर बनेंगे वो हम कल की क्लास के अंदर करेंगे और जो न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं वो कल की क्लास के अंदर करेंगे।